हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का संपूर्ण सारांश। इसमें से परीक्षा में 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो। इसमें से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है। तो एक विषय के रूप में भूगोल का सरोकार किससे है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझा गया है और उन्हीं सभी तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। उन्होंने मानव को पोषित किया है, संभाला है। अब क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर मानव भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या होता है? इसमें भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में भौतिक और मानव दोनों का ही, भौतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, उन परिघटनाओं घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक भूगोल में क्या किया जाता है? भौतिक भूगोल में भौतिक जो जैसे हमारे पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब चीजों का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि भौतिक भूगोल की परिभाषा है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है और किसकी है। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो फ्रेडरिक रेटजेल ने दी है। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल, और इसे मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जन्मदाता 1 नंबर का क्वेश्चन कर सकता है। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता है फ्रेडरिक रेटजेल है। तो इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है फ्रेडरिक रेटजेल ने दी है परिभाषा। दूसरी परिभाषा है वो दी है एलन सी सैंपल ने, कुमारी एलन सी सैंपल ने उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर स्थिर नहीं है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव एक्टिव वुमेन के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा जो दी है वो दी है पाल डिला बलांस ने, पाल विडाल डिला बलांस ने दी है। ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मंद जो रिलेशन संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये इन्होंने परिभाषा दिया है। एक हंटिंगटन ने भी एक परिभाषा दी है। वैसे किताब में 3 परिभाषा ही दी गई हैं, इन्हीं को याद कर लेना। चौथी परिभाषा हंटिंगटन ने दिया है कि मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारंपरिक संबंध की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि मानव भूगोल में पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समूह तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं से उत्पन्न तथ्यों या भूदृश्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? तो जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, भूशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से होता है और इतिहास का संबंध समय से है, ठीक उसी प्रकार भूगोल का जो अध्ययन है उसका मुख्य केंद्र क्या है? स्थान है। भूगोल में कब, कहाँ, क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर तर्क संगत आधार पर देने का प्रयास किया जाता है। तो धरातल पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके सांस्कृतिक भूदृश्य कहाँ, कब और कैसे विकसित हुए हैं, यदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। ये सब चीजें हैं, इन्हीं को भौगोलिक प्रकृति कहते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति की जो प्रमुख बातें हैं वो इस तरह से है कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। नाम ही मानव भूगोल है तो उसका सेंटर पॉइंट है मानव, मनुष्य है। मानव भूगोल मूलतः मानव पारिस्थिति
की है, इसका अध्ययन करता है। मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है और मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता पर आधारित है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र की जो प्रमुख बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र की जो प्रमुख है, यह किसी क्षेत्र की जनसंख्या और की क्षमताओं का कैपेसिटी का अध्ययन करता है। देश के प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, उनके नियोजन और उपभोग का अध्ययन करता है। प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पन्न किए गए सांस्कृतिक वातावरण का भी यह अध्ययन करता है। देश में मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन करता है। वातावरण समायोजन में कालिक काल के अनुक्रमण का अध्ययन अर्थात विकास की दिशा के इतिहास का अध्ययन करता है और अन्य प्रदेशों से इसके क्या संबंध है इसका भी ये करता है, इसका भी अध्ययन करता है। अगली जो बात आती है इसमें, इस समय के गलियारों में मानव भूगोल या मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच क्रिया बहुत ही कम थी। तकनीकी ज्ञान का स्तर बहुत कम था, निम्न था। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। प्रकृति के अनुसार ही उसने अपने आप को ढाल लिया था। सभी सभ्यताओं के लोग प्रकृति जब करते थे उसकी मानते थे। थेल्स, अनेजिमेंडर, हेरोडोटस, केटियस, ये तो वो ये प्रमुख भूगोलवेत्ता थे जो इस समय थे। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकाल में नौ संचालन संबंधी कुशलता, तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण लोगों के विषय में जानकारी और रहस्य खुलने लगे, इनका ज्ञान हो गया था। व्यापारिक रुचि और औपनिवेशीकरण की चाह ने नए नए क्षेत्रों की खोज की थी। पृथ्वी का प्रादेशिक आधार पर विश्लेषण किया जाने लगा। अन्वेषण और वितरण तथा प्रादेशिक विश्लेषण विधियों से पृथ्वी को समझने में सहायता मिली। अल मसूदी, मार्क पोलो, वेरिनियस, मर्केटर भूगोल वेत्ता थे इसके। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। कौन था? तो फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, एक नंबर कहा जाता है। इसका की शुरुआत हम्बोल्ट ने, रिटार, प्रोवे, पेरोल, रिस्टोफेन आदि भूगोलवेत्ताओं ने की। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। निश्चयवाद, संभावनावाद या संभाववाद और नवनिश्चयवाद ऐसी विचारधारा का विकास हुआ और इस चैप्टर में ये संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चयवाद किसे कहते हैं, संभावनावाद क्या है या नवनिश्चयवाद क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1930 के बाद मानव भूगोल का विभाजन के आधार पर हुआ, आर्थिक और सांस्कृतिक भूगोल के रूप में हुआ। 1970 के बाद अनेक दार्शनिकों ने विचारधाराओं का प्रभाव, कल्याण परक आमूलवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का प्रभाव मानव भूगोल पर पड़ा। और के बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं समय के अनुसार। तो आरंभिक समय की हम बात करते हैं। आरंभिक समय में युग था, उसमें अन्वेषण और वितरण उपागम थे। उत्तर उपनिवेश वर्ग में प्रादेशिक विश्लेषण, विश्व युद्ध के बीच की अवधि 1930 तक की क्षेत्रीय विभेदन, 1950 से 1960 के दशक का स्थानिक संगठन, 1970 के दशक तक मानवतावाद, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ था और 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। ये इसके प्रमुख उपागम हैं। अब हम बात करेंगे कि मानव भूगोल की शाखाएं, क्षेत्र या क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहली बात करते हैं हम सामाजिक भूगोल की। सामाजिक भूगोल में ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, अवकाश भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल शामिल किए जाते हैं। दूसरा है नगरीय भूगोल। तीसरा है राजनीतिक भूगोल, इसमें निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं। संख्या भूगोल है, आवास भूगोल है जिसमें आवास के बारे में चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल आ जाता है, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। अब हम
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव भूगोल का प्रकृति से क्या संबंध रहा है। मानव भूगोल का प्रकृति से संबंध, मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया करता रहता है, लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। पहले उसने प्रकृति को जाना, उसके बाद में टेक्नोलॉजी का विकास किया। प्रौद्योगिकी मनुष्य का पर्यावरण की बंदिशों को कम करता है। तकनीकी ज्ञान का स्तर ही मानव की प्रकृति के संबंधों को निर्धारित करता है। प्रकृति और मानव इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं कि इनको पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग नहीं किया जा सकता। किसको? प्रकृति और नेचर और मनुष्य को। प्रकृति और मानव अविभाज्य है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, इनमें एक रूपता देखी जा सकती है। मानव विकास के आरंभिक अवस्था में अब तक मानव को प्रकृति का संबंध बदलता रहा है, इसके बीच में जो रिलेशन है वो बदलता रहा है। अब हम बात करते हैं कि मानव का प्रकृति से संबंध कैसा है। तो निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण की बात करते हैं हम। तो इसमें है निश्चयवाद। इसमें प्रारंभिक अवस्था में मानव मनुष्य किया था, प्रकृति द्वारा नियंत्रित था, उसे कंट्रोल था, प्रकृति की मानता था। यह मानव के सामाजिक विकास की आदिम अवस्था थी, शुरुआत की। मानव प्रकृति की सुनता था, उससे भयभीत रहता था और उसकी पूजा करता था। वो प्रकृति की हर बात को मानता था, कि दुष्ट होने से डरता था, घबराता था और उसकी पूजा करता था। उसने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार डाल लिया था। इस अवस्था को मानव निष्क्रियकर्ता के रूप में था, यानी कुछ नहीं करता था, जो प्रकृति कर रही है वही ठीक कर रही है। प्रकृति ही मानव के स्वभाव, निर्णय और जीने के तरीके को निर्धारित करती है। मानव सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं और प्रकृति माता का रूप धारण कर लेती थी। मानव भूगोल की इस विचारधारा को ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाद कहा जाता है। निश्चय या पर्यावरणीय नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। भाषा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण क्या है या किसे कहते हैं। वैसे एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तीन ही चीजें, निश्चयवाद, संभववाद या नवनिश्चयवाद। अब बात करते हैं मानव का दूसरा प्रकृति से क्या संबंध है? संभववाद, यानी प्रकृति का मानवीकरण। समय के साथ साथ क्या हुआ? लोग पर्यावरण के बलों को समझने लगे तथा बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया। उन्होंने अपनी तकनीकी क्षमता एवं कौशल के बल पर वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होने लगे। सर्दी में उन्होंने हीटर का निर्माण किया, गर्मी के मौसम में गर्मी लगी तो उन्होंने पंखे का निर्माण किया, ज़्यादा गर्मी लगी तो उन्होंने कूलर और एसी का निर्माण कर लिया। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक दृश्यों की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर दिखाई सकती है। मनुष्य ने बहुत ज़्यादा विकास किया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका जो करता है। इस प्रकार प्रकृति का क्या हुआ? मानवीकरण होगा। प्रकृति को मनुष्य ने अपने हिसाब से डाल लिया। इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? संभववाद कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन जाता है विशेषकर। तो संभववाद, तो निश्चयवाद और संभववाद को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मानव का प्रकृति नीव निश्चयवाद, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद। ये क्या है? तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता क्रिप्स टेलर ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। किसको? नव निश्चयवाद को। क्या? और जाओ इसकी विचारधारा को किसने किया? क्रिप्स टेलर ने। यह विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद दोनों के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है, बीच का रास्ता है ये। यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत अभाव की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। ये यहाँ पर इस तरह से कोटेशन दिया जाता है और इसके बारे में पूछा जाता है कि यह विचारधारा दर्शाती है, तो आपको बताना है नवनिश्चयवाद को दर्शाती है। इस विचारधारा के अनुसार हम प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति जब हमें कुछ बदलाव की स्वीकृति देती है तभी हमें अपने विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो नहीं देती तो नहीं बढ़ाना चाहिए। इस विचारधारा की तुलना यातायात की व्यवस्था के लिए रेड लाइट का उदाहरण देकर
की गई है। इसमें आपने रोड पर 3 रेड लाइट देखी होगी, वहाँ 3 बत्तियां होती है, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लू। तो इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर है कि पीली बत्ती ये देख कहती है कि आप इधर उधर देखो, अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। यही विचारधारा इस नवनिश्चयवाद विचारधारा में है कि आप देखिए और आपको खतरा नहीं है तो आप आगे बढ़िए। यह विचारधारा संकल्पात्मक ढंग से बनाने का प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं कि व्यवहारवादी विचारधारा क्या है। तो इस विचारधारा का जन्म प्रत्यक्षवाद के विरोध के स्वरूप हुआ। यह विचारधारा भूगोल में मनोविज्ञान से आई है। इस विचारधारा में मानव की ज्ञान की शक्ति पर अधिक बल दिया गया है। किसमें? में जो भी नॉलेज है उसके आधार पर। इस विचारधारा में भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति लोगों के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। वुलपर्ट और ओल्सन इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विचारधारा के वुलपर्ट और ओल्सन, ये आपको बताना है। कल्याणपरक विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा। तो 70 के बाद पूंजीवाद का प्रभाव कंटिन्यू बढ़ रहा था। रूस जैसे साम्यवादी देश भी पूंजीवाद तकनीकी का सहारा ले रहे थे। पूंजीवाद के कारण सामाजिक समूह में असमानता बढ़ रही थी। जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे थे और अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे थे। इस असमानता की समस्या पर विचार करने के लिए मानव भूगोल में कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का जन्म हुआ। डेविड हार्वे, कौन? डेविड हार्वे और DM स्मिथ जैसे भूगोलवेत्ता ने इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। DM स्मिथ के अनुसार मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा को एक वाक्य में समझा जा सकता है कि कौन क्या कहाँ और कैसे पाता है। कौन क्या पाता है, कहाँ पाता है और कैसे पाता है। तो कौन आता है? तो कौन पुनर्शिक्षा के अंतर्गत वर्ग, जाति अथवा विशेषताओं के आधार पर समूहों और उपभागों में विभाजित जनसंख्या से है। क्या का मतलब अभिप्राय है कि विभिन्न प्रकार के सामान के वस्तुएं, सेवाएं या पर्यावरणीय गुण को जनसंख्या द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। कैसे का अर्थ उस क्रिया से है जिसके द्वारा दिखाई देने वाला अंतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस विचारधारा को समाज की वर्तमान दशा, किसको क्या मिलता है, सम्मान देती है। अब हम मानवतावाद की बात करते हैं कि मानवतावाद का पुनर्जीवन मानव भूगोल में कब हुआ था? तो 1917 के बाद शुरू हुआ। इस विचारधारा में ज्यामितिक निश्चयवाद को अस्वीकार किया गया। इस विचारधारा में मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया, सेंटर पॉइंट पर रखा गया और मानव भूगोल को जन भूगोल बनाया गया। वास्तव में मानवतावादी भूगोल मानव जात को समझना चाहता है और इसमें लोगों का प्रकृति के साथ संबंध तथा उसके स्थानिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद, डायरेक्ट। इस विचारधारा का विकास कब हुआ? 1950 से 1960 के बीच में हुआ था। जेवी एल्बेरी, विलियम बर्ग, डेविड हार्वे इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे, सपोर्टक थे। इनके अनुसार विविध परिघटनाओं का अध्ययन करते समय भौगोलिक प्रतिरूपों के विश्लेषण को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है तथा अधिक मात्रा में तथ्यों और मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इस विचारधारा में मात्रात्मक विधि यानी क्वांटिटी विधियों का अधिक प्रयोग होने के कारण निर्णय क्षमता, विश्वास और भय जैसे मनोवैज्ञानिक पक्षों की उपेक्षा होने लगी और इस विचारधारा का विरोध होने लगा। अब हम प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक जो पूछे गए वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से ही हर साल रिपीट होकर प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है। जैसे मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागमों का उल्लेख कीजिए, 2008 में आया था।
बोर्ड एग्जाम में मानव के प्रकृति के मानवीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के 6 विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यहाँ भी यही पूछा गया है और यहाँ भी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों की बात यहाँ 6 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। क्रिप टेलर की मानव भूगोल क्षेत्र की नई संकल्पना क्या है, जो ये नवनिश्चयवाद है उसके बारे में पूछ रहा है। आर्थिक भूगोल के 6 क्षेत्र कौन से हैं? मानव भूगोल के 6 हैं, यहाँ आर्थिक भूगोल के। पर्यावरण निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। संभावनावाद की विचारधारा को उपयुक्त एग्जाम्पल से स्पष्ट कीजिए। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को किस प्रकार कम करती है? नवनिश्चयवाद की विचारधारा को उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की होती है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें और इनको सॉल्व करें। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। अब क्वेश्चन यह है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। आपको पता है 3 परिभाषा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संस्थाओं का प्रयोग करके मानव द्वारा निर्मित भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों के 4 उदाहरण दीजिए। 2012 में पूछा गया था। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल के किन 4 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, इस कथन को उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये क्वेश्चन दिए गए किस तरह से पूछे जाएंगे, किस तरह से घुमा के पूछे जाएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाने के लिए दे दिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह से समझकर सॉल्व करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।